Assalamu alaikum. I am Dr. Mochim Khan. Today I will be sharing with you some research viva questions that are made by Professor Dr. Tazim Shehbaz. These questions are important for your research viva. Question 1. What do we mean by topic selection in research? Topic selection refers to the process of choosing a specific area or subject. इसमें हमने एक स्पेसिफिक एरिया या सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ऐसा जो कि रेलिवेंट हो, फीजिबल हो और एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंट्रीब्यूट करता हो. ये हम रिसर्च में टॉपिक सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट आर द की क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक? मेन क्राइटेरिया फर्स्ट इज रेलिवेंस टू द फील्ड ऑफ स्टडी. जो फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आप करना चाहते हैं उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए रिसर्च टॉपिक की. सेकंड नंबर पे फिजिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम आपके पास, रिसोर्सेज और डाटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी. नोवेल्टी और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसकी, पहले ना हुई हो उस तरह से रिसर्च. एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी हो उसकी. रिसर्चर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज़ हो उस टॉपिक के रिलेटेड. सोशल और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस भी हो उस टॉपिक की. तो ये क्राइटेरिया होता है जो कि रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 3. व्हाई इज रेलिवेंस इंपॉर्टेंट इन टॉपिक सिलेक्शन? रेलिवेंस इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंश्योर करती है दैट द रिसर्च एड्रेसेस अ रियल प्रॉब्लम और एड्स वैल्यू टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सोसाइटी. वो रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करे और साथ में एक नई चीज़ ऐड कर दे साइंटिफिक कम्युनिटी या सोसाइटी में. Question 4. How does feasibility influence topic selection? Feasibility में टॉपिक जो होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए. अवेलेबल टाइम, बजट, डाटा एंड एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स और इक्विपमेंट. क्योंकि अगर इसमें हमें टाइम होना चाहिए हमारे पास, जितना वो उसका हमें रिसर्च के लिए चाहिए टाइम हो, बजट हो उसके लिए, डाटा उसका हम कलेक्ट कर सकें और पार्टिसिपेंट्स या इक्विपमेंट तक हमारी एक्सेस इजीली हो. अगर फिजिबिलिटी नहीं होगी तो रिसर्च आपकी वहीं पे इनकम्प्लीट रह जाएगी. टाइम नहीं होगा या बजट नहीं होगा, डाटा आपके पास कलेक्ट नहीं होगा या पार्टिसिपेंट्स आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे उनको, आपको वो मिल नहीं पाएंगे, या इक्विपमेंट आपको कोई ऐसा नेसेसरी है जो कि आपको अवेलेबल ना हो, तो वो आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट रह जाएगी. Question 5. What is meant by the research gap and why is it important? Research gap एक ऐसा एरिया है where limited और no studies exist. जहाँ पे अभी तक जिस टॉपिक पे या पॉइंट पे अभी तक लिमिटेड या फिर कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई, ऐसे गैप को हम आइडेंटिफाई कर लें तो इंश्योर हो जाता है कि स्टडी जो है कंट्रीब्यूट करेगी अब न्यू नॉलेज या फिर एक एग्जिस्टिंग वाइड को ये फिल कर देगी. Question 6. Why should the researcher's interest be considered when selecting a topic? अब इसमें एक बहुत चीज़ ज़रूरी बात है क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा रिसर्चर को मोटिवेटेड रखेगा, इंगेज रखेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजेस या फिर रेपिटेटिव फेजेस में. क्वेश्चन 7. हाउ डज एथिकल कंसिडरेशन अफेक्ट टॉपिक सिलेक्शन? टॉपिक्स अब जो जैसे कि सेंसिटिव पॉपुलेशंस को हो रहे हों, जो इन्वॉल्व कर रहे हों, या डाटा जो एथिकल गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए. अनएथिकल टॉपिक्स मे बी रिजेक्टेड बाय रिव्यू बोर्ड्स और कॉज हार्म टू पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन 8. व्हाट रोल डज अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर प्ले इन टॉपिक सिलेक्शन? एडिक्वेट लिटरेचर होना बहुत ज़रूरी है कोई किसी भी टॉपिक सिलेक्शन के लिए. इससे आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. इससे आपको गैप्स भी आइडेंटिफाई होंगे और एग्जिस्टिंग स्टडीज जो उसी टॉपिक पे हुई हैं उसकी आप डुप्लीकेशन भी अवॉइड कर सकेंगे. क्वेश्चन 9. हाउ कैन द इम्पैक्ट ऑफ अ टॉपिक बी इवैल्यूएटेड? इसमें अब ये है कि हम इसमें सबसे पहले बाय असेस करेंगे कि रिसर्च आउटकम्स जो हैं वो पॉलिसी, प्रैक्टिस या फ्यूचर स्टडीज़ इन हेल्थ और मेडिसिन को
आउटकम क्या कर सकेंगी, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकेंगी कि नहीं। बाय असेसिंग वेदर द रिसर्च आउटकम्स कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी प्रैक्टिस या फिर फ्यूचर स्टडीज़ किसी भी हेल्थ या मेडिसिन जिस पे भी आप जिस फील्ड में भी आप रिसर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट कॉमन मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड इन टॉपिक सिलेक्शन। ये इसमें अब पहली मिस्टेक क्या है, चूजिंग टॉपिक्स दैट आर टू ब्रॉड और टू नैरो। बहुत बड़े टॉपिक्स हों वो भी आप उसमें घूमते ही रहेंगे, फिर नैरो होंगे उसमें आपको इतना वो ही नहीं चीज़ ही नहीं मिलेगी उसकी आपको जिस तरह वो पहले बात थी कि आपको उसका डाटा वगैरह या इस तरह वो कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इग्नोरिंग फिजिबिलिटी और एथिकल इश्यूज, आप इनको इग्नोर कर देंगे तो वो भी आपको ये हमें कॉमन मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है। तीसरे नंबर पे ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर सफिशिएंट लिटरेचर नहीं है। और चौथी चीज़ ये कि आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे आप ट्रेंड फॉलो कर लिया लेकिन आपकी उस टॉपिक के मुतालिक जो है वो कोई पर्सनल आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपने बस उसको एक ट्रेंड चल रहा था और उसके देख के आपने फॉलो कर लिया। क्वेश्चन 11, हाउ डज अ टॉपिक डिफर फ्रॉम अ टाइटल। टॉपिक जो होता है दैट इज ब्रॉड एंड जनरल while the title is specific and precise. Title is derived from the topic once the research question is clearly defined. टॉपिक ब्रॉड और जनरल है, टाइटल जो है वो टॉपिक में से ही निकलता है हमेशा कि टॉपिक आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया उसमें से कोई उसकी स्पेसिफिक या फिर प्रिसाइज चीज़ निकाली जो मेन पॉइंट था और उसको आपने वो टाइटल डिराइव कर लिया अपने ही टॉपिक में से। क्वेश्चन 12, विच वन इज फॉर्मुलेटेड फर्स्ट, टॉपिक और टाइटल। अब इसमें हम जैसे पहले था कि टॉपिक ही पहले सिलेक्ट किया जाएगा फर्स्ट, देन द टाइटल इज फॉर्मुलेटेड लेटर आफ्टर रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन एंड स्टडी डिजाइन। क्वेश्चन 13, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अ गुड रिसर्च टाइटल हैव। एक अच्छे रिसर्च टाइटल के लिए क्या खसूसियात होनी चाहिए उसकी। टाइटल हमेशा कंसाइज हो, स्पेसिफिक हो, इंफॉर्मेटिव हो और आपकी जो स्टडी हो रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसके कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर सके, ऐसा आपने टाइटल चूज करना है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इन अ रिसर्च स्टडी। इंट्रोडक्शन जो होगा जब भी स्टडी हम जो होगी शुरू होगी उसके अंदर पहला जो मेन पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें क्या है जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसी टॉपिक के मुतालिक, प्रॉब्लम को भी ये बताएगा, साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी को भी इस्टेब्लिश कर देगा और रीडर जो उस टाइम उसके बाद आपकी रिसर्च को बाद में रीड करेगा उसको स्टडी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाएगा। क्वेश्चन 15, व्हाट की एलिमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए। पहले नंबर पे बैकग्राउंड जो उसका मेन पॉइंट है कि बैकग्राउंड हो या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक हो कि ये टॉपिक आपने क्यों ऐसी क्या बात थी कि आपने शुरू किया, उसमें से आपने ये चीज़ निकालनी कि इसमें क्या था। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर रैशनल या जस्टिफिकेशन, आपने इसमें जस्टिफिकेशन दे दी कि इसमें हमने इस वजह से स्टडी कर रहे हैं ताकि हम ये गैप ये जो है ये फिल कर सकें। और चौथा पॉइंट ब्रीफ रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर और साथ में स्टडी ऑब्जेक्टिव्स या एम्स। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रैशनल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती है कि प्रॉब्लम क्या है और रैशनल बताता है कि इस प्रॉब्लम को क्यों स्टडी करना है हमने। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने ये बता दिया दैट डिफाइंस व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड रैशनल explains why the problem needs to be studied. Question 17, what is the rationale of a study। rationale जो भी है जिसने पहले पढ़ा हमने, explains why the study is being conducted
इट जस्टिफाइज द नीड फॉर रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। क्यों हो रही है ये स्टडी और नीड फॉर रिसर्च क्या है इस टॉपिक के ऊपर, ये वो जस्टिफाई करना होता है, इसको रैशनल कहते हैं। क्वेश्चन 18, हाउ कैन यू इंश्योर दैट द रैशनल इज स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग। इसको अब कैसे हम सपोर्ट करेंगे। पहले नंबर पे जो हमने सारा कुछ कलेक्ट किया, डाटा किया, प्रीवियस स्टडीज़ हुई थी जो वो कलेक्ट की, एविडेंस कलेक्ट किया जो कि इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी ऑफ द इशू को हाईलाइट कर रहे हों, ये हमारा इंश्योर करेंगे कि रैशनल हमेशा स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग हो। क्वेश्चन 19, व्हाट इज फाइनल क्राइटेरिया फॉर टॉपिक सिलेक्शन। फाइनल क्राइटेरिया एक फ्रेमवर्क है एक तरह का जो कि इवेलुएट करता है रिसर्च टॉपिक को या क्वेश्चन, कोई भी अगर रिसर्च टॉपिक या क्वेश्चन जो कि सूटेबल है या नहीं और उसको आप परसू करें या ना करें। ये इंश्योर ये साथ करेगा कि स्टडी प्रैक्टिकल रहे, एथिकल रहे और साइंटिफिकली वैल्यूएबल भी रहे। इसमें अब फाइनल इसके लेटर से निकलता है, एफ से फिजिबल, आई से इंटरेस्टिंग, एन से नोवल, ई से एथिकल और आर से रेलिवेंस। ये फाइनल क्राइटेरिया है। क्वेश्चन 20, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ गुड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट से क्या है, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलिवेंट एंड टी टाइम बाउंड। ये 5 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमेशा फॉलो करे, स्पेसिफिक रहे, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट और टाइम बाउंड रहे। क्वेश्चन 21, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिलेशनशिप जो कि प्रिडिक्ट कर दे रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स दैट हैज़ टू बी टेस्टेड वाया रिसर्च। क्वेश्चन 22, व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अब ये बताएगा कि कोई रिलेशनशिप या फिर कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस भी है और ये इन दोनों की डेफिनेशन भी है एक तरह से। क्वेश्चन 23, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये सजेस्ट करेगा कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप या डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन 24, आर ऑल स्टडीज रिक्वायर्ड टू हैव अ हाइपोथेसिस। अब इसमें हमेशा स्टडीज़ में ये सुनते रहे हैं कि हाइपोथेसिस होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हाइपोथेसिस सब स्टडीज़ में ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को अक्सर ही हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल में ये ज़्यादातर यूज़ होता है हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव में ये यूज़ अक्सर नहीं होता। ऑफन इट डजंट नीड ए हाइपोथेसिस। हाउ शुड अ क्वेश्चन 25, हाउ शुड अ गुड हाइपोथेसिस बी रिटन। इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टेस्टेबल। वैसे ही जैसे पहले वाली चीज़ें आ रही हैं उसी तरह इसके भी ये पॉइंट्स हैं कि क्लियर रहे, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, टेस्टेबल भी हो। ये आप इसको टेस्ट कर सकें और इसको फिर अप्लाई भी कर सकें। क्वेश्चन 26, वाई शुड अ हाइपोथेसिस बी टेस्टेबल। अब इसमें यह बात आ गई कि टेस्टेबल क्यों है, ताकि वेरीफाई किया जा सके या रिजेक्ट किया जा सके थ्रू डाटा और एक्सपेरिमेंट्स। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं या फिर अगर ये ना वेरीफाई और रिजेक्ट हो जाए डाटा या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इसलिए ये टेस्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन 27, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइटिंग अ वेग हाइपोथेसिस। वेग हाइपोथेसिस रखेंगे या तो हमेशा कंफ्यूजन जनरेट होगी, रिसर्च डिज़ाइन में डाटा कलेक्शन सही नहीं होगा, इनकंक्लूसिव और साथ में इनवैलिड रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस अगर आपका वेग रहे तो रिसर्च में भी आप कंफ्यूजन रहेगी, साथ में डाटा कलेक्शन आपकी पुअर रहेगी, इनकंक्लूसिव और इनवैलिड रिजल्ट्स रहेंगे। क्वेश्चन 28, व्हाट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमेशा स्टडी का मेन गोल होता है। ये जैसे कि अगर आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने क्वेश्चन जनरेट किया, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो आंसर है जो उस रिसर्च के अगेंस्ट आपने बनाया है। उस रिसर्च का आंसर एक तरह से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी आपने रिसर्च में कोई प्रॉब्लम देखी है वगैरह जो भी आया आपका, उसका आपका रिसर्च का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होगा वो उसका आंसर होगा, मेन गोल होगा स्टडी का। क्वेश्चन 29, व्हाट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव एडिशनल गोल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दूसरे या तो प्राइमरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं या फिर प्राइमरी के अलावा एस्पेक्ट्स को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्वेश्चन 30, हाउ आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और प्राइमरी और सेकेंडरी का रिलेशन क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ने हमेशा कॉम्प्लीमेंट करना है प्राइमरी को, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और सेकेंडरी आउटकम्स को एक्सप्लोर करके। These were your questions for research viva. Thank you.